Good morning, students. I am Dr. Smriti Jhori, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, कोटा। और मैं आज BSc पार्ट 2 पेपर 1 के जो रिमेनिंग पोर्शन था दैट वाज सेरिकल्चर या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले जो आर्थ्रोपोड्स थे उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगी। अभी पिछली क्लास में मैंने आपको बॉम्बिक्स मोराई यानी कि सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल या बायोलॉजी के बारे में बताया था। आज मैं आपको सेरिकल्चर के बारे में या प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फ्रॉम दी ककून्स कैसे होता है, जो लार्वा जो सिक्रीट करते हैं सेरिसिन, जो प्रोटीन इन स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस होता है वो, और इससे सिल्क का प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पर कैसे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनसे सिल्क कैसे प्राप्त करी जा सकती है या रेशम कैसे प्राप्त करी जा सकती है। तो उसके बारे में आज हम डिटेल्स में इस पर डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट इज़ सेरिकल्चर, मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या है, कमर्शियल स्केल पर सेरिकल्चर बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में कैरी आउट होता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स होंगे बिकॉज इट इज़ अ इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो गवर्नमेंट के जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो तो करनी ही होती हैं उन लोग किसानों को जो कि रेशम कीट को का पालन करते हैं उन सबको। और आर्टिफिशियली या उनको डोमेस्टिक या उनका पालन किया जाता है। जैसे हम बॉम्बिक्स मोराई का ज़्यादातर पालन करते हैं तो उसके लिए शहतूत का पेड़ का बाग होना चाहिए, और ये जो इनके लार्वा या एग्स हैं सारे शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर अंडे दिए जाते हैं। तो हमको ये इंश्योर करना होता है कि जो लार्वा उन एग्स में से निकलेंगे उनके पास भरपूर भोजन हो, और उसी भोजन हो इसलिए हेल्दी ट्रीज़ भी होना आवश्यक है, और कौन सा मलबरी का यानी कि शहतूत का पेड़ होना भी आवश्यक है। अब हम इसमें देखेंगे कि कोकून का जो फॉर्मेशन हो रहा है, लार्वा जो कोकून में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कोकून भी अच्छी क्वालिटी का फॉर्म हो, फिर उनका मेंटेनेंस कैसे हो, उनका कलेक्शन कैसे हो, और उनमें से सिल्क का फाइबर भी कैसे निकाला जाए। तो ये सब प्रोसेस जो होएगा कल्टीवेशन फॉर ऑफ होस्ट ट्रीज अलॉन्ग विद सेरिकल्चर जो प्रोसेस है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब क्या मेथड होता है सेरिकल्चर का, ये 5 हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करा जाएगा। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ एग्स कैसे किया जाता है, सिल्कवर्म मॉथ से एग्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, फिर इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द एग्स हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके लार्वा जो निकलते हैं उनका पालन पोषण कैसे होगा, फिर उनकी कोकून्स का कैसे कलेक्शन होगा, और फिर कोकून्स की रीलिंग ऑफ द कोकून्स मतलब उनमें से धागा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जो सीड्स है यानी कि कलेक्शन ऑफ एग्स कैसे किया जाता है उसके बारे में अपन आज पढ़ते हैं इसको। तो क्या होता है, जो एडल्ट्स होते हैं आफ्टर मेटिंग दे प्रोड्यूस एग्स। इनमें मैंने कल की क्लास में बताया था कि मेल एंड फीमेल दे कम टुगेदर, कॉपुलेशन होता है 8 से 12 घंटे तक कॉपुलेशन होता है, और इमीडिएटली बाद उसमें फर्टिलाइज्ड एग्स ले होते हैं, और वो भी मलबरी लीफ के ऊपर कोकून्स एग्स लेड होते हैं, और एग्स के ऊपर एक जेलेटिन लाइक सब्सटेंस, रेजिन लाइक सब्सटेंस होता है, गम होता है जो कि उनको इकट्ठा चिपका कर रखता है। तो इस प्रकार तो अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब है ना जो इनका कलेक्शन हो जाता है, अब इनका सीड स्टेशन कहा जाता है जहाँ पे कि एक लॉन्ग स्ट्रिंग की सहायता से ये अंडे इकट्ठे पत्तियों के ऊपर लटके हुए पाए जाते हैं, तो उसको सीड स्टेशन कहते हैं। फिर कुछ दिन बाद जो ये एग्स होते हैं अपनी लाइफ साइकिल मींस लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कोकून बनते हुए ये मेल या फीमेल मॉथ में इमर्ज करते हैं। अब इन हेल्दी मेल एंड फीमेल को हम मेटिंग के लिए अलग कर लेते हैं। फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल मॉथ को एक अलग ग्रुप में रखा जाता है, और मेल मॉथ को भी आइडेंटिफाई करके उनको उनके एक्सटर्नल फीचर्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको
कि फीमेल मॉथ इज़ स्लाइटली लार्जर देन द मेल मॉथ, और उसका देख के हम पहचान सकते हैं ये मेल है या फीमेल मॉथ है। उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। और जो मेटेड वाली फीमेल्स होती हैं जिनमें कॉपुलेशन हो चुका होता है, उनको अच्छे से लिनन बैग्स जो होते हैं, थैलियाँ होती हैं पतले से कपड़े की, उसके अंदर उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। और इन बैग्स के ऊपर धागा बांधकर, उन जो थैले होते हैं उनमें धागा बांधकर छत से उनको टांग दिया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, कुछ ही घंटों में जो फीमेल मॉथ होती है वो इन बैग्स के अंदर अंडे दे देती है, और अंडे देने के तुरंत बाद ही वो मर जाती है। दिस प्रोसीजर इज़ कैरिड आउट फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ एग्स। लार्ज स्केल पर या कमर्शियल स्केल पर एग्स या सीड्स प्राप्त करने के लिए इस तरह से इनका एग कलेक्शन किया जाता है या सीड्स का कलेक्शन किया जाता है। ये देखिए, ये रस्सी, ये ऊपर एक लकड़ी है, उससे रस्सी के सहारे ये टंगे हुए हैं और एग्स का कलेक्शन किया जा रहा है। कोकून्स जो हैं, अब जो एग्स कलेक्ट हुए हैं उनको वॉश किया जाता है डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर इसलिए कि कोई वाटर के द्वारा भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन इनमें नहीं पहुँचे। और ये वाटर, डिस्टिल वाटर से इनको वॉश करते हैं जिससे कि इसमें जो गंदगी या एक्सक्रीटा लग रहा है वो सब साफ़ हो जाए। अब इन अंडों को माइक्रोस्कोप के नीचे इनका एग्जामिनेशन किया जाता है, इनको चेकिंग करी जाती है। अगर कोई बैक्टीरियल या कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कीड़ा कुछ भी हो तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन एग्स को कलेक्ट कर लेंगे और इनमें से कम से कम 250 पाउंड ऑफ सिल्क इज ओब्टेन फ्रॉम एक बैच जो एग्स का फीमेल ले करती है, उससे कम से कम इतनी क्वांटिटी की सिल्क ओब्टेन हो जाती है। अब क्या होता है, जो हेल्दी और जो वायबल एग्स जो होते हैं, जो हैच करने वाले हैं, उन हेल्दी एग्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर इनको इंक्यूबेशन के लिए रख दिया जाता है। एग्स को ऑफ सिल्क वर्म जो होते हैं उनको हम सिल्क सीड्स भी कहते हैं, और इनको इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रखा जाता है, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखी जाती है, जिसके कारण कि एग्स हैच हो जाएं और लार्वल स्टेज में पहुंच जाएं। फिर क्या होता है, मलबरी लीव्स के ऊपर इनको फीडिंग कराई जाती है, और ये भी इंश्योर किया जाता है कि जो मलबरी की लीव्स हैं वो भी हेल्दी हों, कोई उन पत्तियों में भी कोई बीमारी नहीं हो। यहाँ पे इन एग्स को ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करा जाता है जिससे कि वो हैचिंग कर सकें। अब क्या है, टेम्परेचर मेंटेन इसलिए करना ज़रूरी है कि जो एग्स हमने ऑब्टेन किए, 400 से 500 अंडे ऑब्टेन जो किए उनका इकट्ठा ही हैचिंग हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही कम क्वांटिटी में कुछ एक दिन हैच हो रहे हैं, कुछ अगले दिन हैच हो रहे हैं, इसलिए हम आइडियल कंडीशंस मेंटेन करते हैं। और फिर इन एग्स को हम क्या करते हैं, स्टेरलाइज ट्रेज जो होती हैं उस पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको स्प्रेड कर देते हैं। अब इन एग्स को देखो, एग्स छोटे होते हैं, इनको 8-10 दिन में इनको फेदर की सहायता से इनको रोटेट घुमाया जाता है। मीन्स जो ट्रे में रखा है ना कि हैचिंग के लिए, टेम्परेचर के लिए, तो जैसे चिड़िया भी अपने अंडों को सेती है तो उनको पैरों से गोल गोल घुमा के पलट पलट के उसको सब तरफ से उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। इसीलिए ये स्टेरलाइज ट्रे पर जो एग्स ऑब्टेन्ड रखे हैं हमने, तो उनको फेदर की सहायता से घुमाया जाता है। अब इन एग्स को डायपॉज में रहते हैं और जब तक कि इनको मलबरी, जैसे हैचिंग होगी तो मलबरी लीव्स भी प्रोवाइड करी जाती हैं। अब इस प्रकार के जो अंडे होते हैं, वो जो किसान लोग होते हैं जो रेशम कीट का पालन करना चाहते हैं, तो वो इस तरह के अंडे उनको दे दिए जाते हैं। और कई बार जो इसका फर्स्ट इंस्टार लार्वा भी निकलता है, उसके बाद सेकंड इंस्टार लार्वा में जब आ जाता है तो वो भी खरीदार या जो किसान है, रेशम कीट पालन करने वाले किसान, वो इन एग्स को या सेकंड इंस्टार लार्वल वाली स्टेज जो होती है उसको ये खरीद लेते हैं। फिर अब क्या हुआ, जब लार्वा ऑब्टेन हो गए तो इनकी रियरिंग कैसे होगी, मीन्स इनका पालन पोषण कैसे किया जाता है। इनको बहुत ही साफ़ सुथरी जगह में इनको रखा जाता है। अगेन इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगे। इंक्यूबेटर ट्रेज जो होती हैं उनमें ये रहते हैं, टेम्परेचर आइडियल कंडीशंस मेंटेन्ड होती हैं, और जब लार्वा निकलता है उसको परफोरेटेड पेपर
इसके अंदर रखा जाता है। परफोरेटेड पेपर मतलब एक ऐसा पेपर बैग होता है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि हवा का आदान प्रदान हो सके। और फिर उनके ऊपर इन पेपर पीस बैग्स पे छोटे छोटे ताज़ी पत्तियां जो होती हैं, मलबरी लीव्स, उनको पेपर के ऊपर रख दिया जाता है, जिसके कारण कि जो छोटे छोटे लार्वा जो निकलते हैं वो ऊपर से निकल के, इन छेदों में से निकल कर उन पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। अब ये जो लार्वल स्टेज की रियरिंग होती है या इनका पालन पोषण होता है, वो स्पेशल रूम्स होते हैं या केबिन होते हैं या चैम्बर होते हैं जहाँ पे कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो मलबरी लीव्स जो प्रोवाइड करी जाती हैं इनको एज अ फूड। फर्स्ट इंस्टार और सेकंड इंस्टार लार्वा बहुत छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, तो इसलिए इनको जो शहतूत की पत्तियां, जो ताज़ी पत्तियां हम देते हैं, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट के दी जाती हैं जिससे कि लार्वा आराम से खा सकें। और ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करी जाती है। 60 से 70% ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हैं। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लार्वे जो होते हैं इनको बड़ी बड़ी जालियों के ऊपर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और एक पेपर से कवर कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे इनमें मोल्टिंग होती है और हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बहुत सारे लार्वा इकट्ठा ओवर क्राउडेड नहीं हो जाए। और ये जो लार्वल स्टेज होती है, दे आर वोरेशियस फीडर्स, मीन्स बहुत ज़्यादा पत्तियाँ खाते रहते हैं और उनका दिन पे दिन इनका साइज़ भी डबल होता रहता है या बड़ा होता रहता है। जो फीडिंग फेज़ होता है ये लगभग 40 दिन तक लास्ट करता है। जो लार्वल स्टेजेस हैं, फ्रॉम एग टू दी प्यूपा 5 लार्वल स्टेजेस आते हैं। वो मोल्टिंग करते करते और खाते खाते वो 40 दिन तक अपना टाइम स्पेंड करता है। और इसमें 4 पीरियड्स ऑफ स्लीप होता है या मोल्टिंग होता है। और उसके बाद ये अपनी सबसे पुरानी वाली स्किन जो होती है उसको शेड कर देता है और नया वाला बनता रहता है। अब इसके बाद लास्ट मोल्टिंग के बाद क्या होगा, द लार्वा इट स्टॉप्स ईटिंग और ये प्यूपा बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब चौथी स्टेज क्या है, प्यूपेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोकून। अब प्यूपेशन कैसा होगा, जो फुली ग्रोन लार्वा होता है, मीन्स 5th इंस्टार लार्वा जो होता है, जैसे एग से 1st इंस्टार लार्वा आया सबसे छोटा, फिर उसमें मोल्टिंग हुई तो सेकंड वाला आया, सेकंड की मोल्टिंग हुई तो थर्ड वाला लार्वा बना, थर्ड की मोल्टिंग हुई तो फोर्थ बना, और फोर्थ की मोल्टिंग हुई फाइनल तो उसमें 5th लार्वल इंस्टार निकला। इस प्रकार जो लार्वल स्टेज है वो 4 बार अपनी स्किन शेड करता है, मोल्टिंग करता है और फाइनल 5th इंस्टार लार्वा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब ये जो फुली ग्रोन लार्वा होता है 5th इंस्टार, ये अल्टीमेटली लास्ट में इट स्टॉप्स फीडिंग एंड अंडरगोज प्यूपेशन। अब इसमें क्या होएगा, हमने पहले भी पढ़ा कि इसमें जो इसके बॉडी के लेटरल साइड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे जो कि एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर रिलीज़ करेंगे, सिक्रीट करेंगे। उनको हम बोलते हैं स्पिनरेट्स बोलते हैं, जहाँ से कि ये छोटे ओरिफिस से ये जो रिलीज़ करेंगे थ्रेड लाइक जो इनका होगा सिक्रीशन, सेरेसिन, वो करेंगे। अब क्या होता है, अब ये जो लार्वा है चारों तरफ घूम घूम के इट स्टार्ट स्पिनिंग दी कोकून। अपने चारों तरफ ये जो इसकी लार है या जो सेरेसिन है या प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर फाइब्रस जो लार निकल रही है वो अपने चारों तरफ घुमाता रहता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड एनक्लोज इटसेल्फ इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज़ दी कोकून। अब कैसे करता है, जो लार्वा होता है 5th इंस्टार लार्वा, ये अपनी फ्रंट पार्ट जो होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी को ऊपर उठाता है एंड उसको गोल गोल घुमाता है चारों तरफ। जैसे मुंह है, इसका हेड रीजन है, उसको गोल गोल घुमाता है जिससे कि जो इसका सिक्रीशन है सेरेसिन इसके चारों तरफ लिपटता जाता है। अब ये है ना स्पिनिंग, फिर जब ये स्पिनिंग ट्रे में इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसमें सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ और स्ट्रॉज वगैरह डाल दी जाती हैं और कैटरपिलर जो होता है ये अपनी सिल्क को रिलीज़ करता रहता है चारों तरफ एंड ये एक स्पिनिंग शुरू हो जाता है, गोल 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 घूमने लग जाता है और ये अपने चारों तरफ सिल्क का कोकून अपने चारों तरफ बना लेता है। अगेन यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग नहीं हो, नहीं तो जो सिल्क थ्रेड होंगे वो आप दो लार्वे अगर आसपास चिपके रहेंगे तो सिल्क थ्रेड भी आपस में चिपक जाएंगे, उलझ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे।
तो कम से कम 9 से 11 दिन तक स्पिनिंग कंप्लीट होती है। तो ये और एक एक कोकून को फिर इकट्ठा कर लिया जाता है सावधानीपूर्वक, और जो प्यूपा इस स्टेज में होता है उसको हम क्राइजालिस कहते हैं। अब कुछ प्यूपा जो हेल्दी प्यूपा उनको अलग कर दिया जाता है, जिससे कि वो प्यूपेशन के बाद अपने कोकून में छेद करके वो बाहर भी निकल सकें, टू बिकम दी एडल्ट्स, हेल्दी एडल्ट्स भी बन जाएं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज़ दी स्टिफलिंग। स्टिफलिंग में क्या होता है, ये जो कोकून्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इन कोकून्स के अंदर जो प्यूपा है जो कि लेटर ऑन एडल्ट में डेवलप होएगा, उसको मार दिया जाता है। किस तरह से मारा जाता है उनको, क्योंकि हमें अब उस जीव की आवश्यकता नहीं होती, हमें रेशम लेनी है उसमें से, तो उनको हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं, उन ट्रेज में स्टीम पास करते हैं, जिसके कारण जो कोकून होता है उसमें सफोकेशन हो जाता है, और ये इनके अंदर जो वो प्यूपा होता है, क्राइजलिस होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है इन कोकून के अंदर। फिर ये जो कोकून्स होते हैं जिनमें स्टीम पास कर दी जाती है, इनको दूसरी ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और एक जो कंटेनर होता है, बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसमें कि वाटर बॉयल होता रहता है, उसमें इनको डाल दिया जाता है। अब क्या होता है, जो स्टीम होती है पानी के अंदर तो नहीं, इसके ऊपर एक ट्रे रखी जाती है, उसके ऊपर छेद होते हैं, उसके ऊपर ये प्यूपा या कोकून्स रख दिए जाते हैं। फिर स्टीम इनके घुसती जाती है अंदर इनके पोर्स के द्वारा, और वो किल करती रहती है इन प्यूपा को। फिर बॉइलिंग वाटर या स्टीम जो होती है इनके जो सिल्क थ्रेड को सॉफ्ट कर देती है। अब इन सिल्क थ्रेड जब सॉफ्ट हो जाएंगे, इनकी गम भी हट जाएगी, तो ये इजीली इनकी रील मीन्स इनको फिर इस धागे को लपेटकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। अब ये जो ट्रीटेड कोकून्स होते हैं, इनको सूखी जगहों पे कुछ हफ्तों तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और जो अंदर जो प्यूपा की डेथ जो हो गई थी स्टीम के कारण, वो थोड़े दिन बाद 4-5 हफ्तों में वो सूख जाता है। अब क्या है, जो ये कोकून्स जिसमें कि क्राइजालिस या प्यूपा की मृत्यु हो गई है, अब इसके ऊपर से थ्रेड को इकट्ठा कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को इस धागे को जो लपेटते हैं, रील के ऊपर हम लपेटते हैं, इसको प्रोसेस को रीलिंग भी कहते हैं। और ये 5 से 20 फिलामेंट्स जो होते हैं, धागे होते हैं सिल्क के, उनको एक सीधे धागे के रूप में इनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, सुरक्षा प्रोवाइड करके इनको लपेट कर रख लिया जाता है, और इनको कमर्शियल पर्पस के लिए बाद में यूज़ करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो बॉइल्ड कोकून्स होते हैं उनको इकट्ठा करके इनके 4 से 5 धागे एक मशीन में रख देते हैं, और उसको मशीन कहते हैं रीलर मशीन चलाते हैं, तो ये मशीन गोल 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 चलती रहती है, और इसके ऊपर वो धागा लिपटता रहता है। अब इस जो स्पूल या सिल्क थ्रेड जो मेंटेन हुआ, इसको रील्ड सिल्क कहते हैं या रॉ सिल्क कहते हैं। एक सिंगल कोकून जो होता है लगभग 1000 से 1500 तक के मीटर सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करता है या ऑब्टेन कर सकते हैं अपन। फिर रॉ सिल्क जो मिलती है हमको, उसको अगेन हम बॉईल करते हैं, और फिर डिफरेंट एसिड से या फर्मेंटेशन से उसकी वॉशिंग करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट प्रोसेसेस से इसमें चमक आ जाती है, लस्टर आ जाता है, और फिर इन सच पतले पतले सिल्क थ्रेड्स को ट्विस्टिंग करी जाती है, जो फाइबर सिल्क बन जाता है। और ये स्पिनिंग जो प्रोसेस होता है, जिससे एक धागे को दूसरे धागे से ट्विस्ट करते हैं, उसको स्पिनिंग कहते हैं। और जो डैमेज कोकून्स होते हैं उनके वेस्ट थ्रेड्स भी उनको निकाल लिया जाता है, उनमें दूसरा फाइबर भी मिक्स कर दिया जाता है, उसको हम स्पन सिल्क कहते हैं। उस तरह की सिल्क उससे क्लोथ्स या फैब्रिक्स भी बना लिए जाते हैं। अब सेरीकल्चर में या कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में हमें कुछ एक सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। सबसे पहले साफ़ सफाई का और इनकी हाइजीन का ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली जब हम एग्स ऑब्टेन करते हैं, और लार्वल स्टेजेस जो होती है उसमें भी कोई इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए।
इंक्यूबेशन ऑफ एग्स में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, फूड सोर्स भी फ्रेश एंड नॉन इन्फेक्टेड प्रोवाइड करना चाहिए लार्वल स्टेजेस को। ओवर क्राउडिंग ऑफ लार्वा भी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ लार्वा मोल्ट कर रहे हैं तब भी सावधानी पर बरतनी चाहिए। इनको उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनकी असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। और जो पत्तियाँ इनको प्रोवाइड करी जाती हैं फूड के रूप में, वो भी मॉइस्ट होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए, बिना किसी इन्फेक्शन के होनी चाहिए। और समय समय पर जो एग्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो ट्रे में रखे हुए हैं, और जो लार्वा भी हैं ट्रेज में कलेक्टेड हैं, उनको माइक्रोबियल इन्फेक्शन से देखते चेक करना चाहिए माइक्रोस्कोप में कि इनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है। इनका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, और जो ख़राब लार्वा या एग्स है उनको कल्चर ट्रे से या कल्चर रूम से तुरंत ही हटा देना चाहिए। और जो कंप्लीट कोकून है, अनकट कोकून है, उसको ही रीलिंग ऑफ द सिल्क के लिए या सिल्क प्राप्त करने के लिए यूज़ करना चाहिए। जो कटा फटा कोकून है वो छोटे छोटे धागे देगा, उसका कोई यूटिलिटी नहीं होगी। वो दूसरे फाइबर के साथ मिला के मिल सकता है, वो उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो प्योर रेशम के लिए तो साबित कोकून का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने इस तरह से आज हमने पढ़ा कि कमर्शियल स्केल पर सिल्क का कैसे प्रोडक्शन किन किन 5 स्टेप्स से होते हुए गुजरता है, और अल्टीमेटली सिल्क का कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो आज की हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में वी कैन टेक अप विद एपीकल्चर और लैक कल्चर और एनी अदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का जो भी है, या पर्ल कल्चर मोलस्का में है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। Okay, then I call off my class. We'll meet soon in the next class.